छत्तीसगढ़ की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं लीना। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। स्कूल खोले जाने को लेकर अलग अलग बयान, बाबा को ऐतराज तो प्रेम साय का समर्थन। रायपुर के नए कलेक्टर सौरभ कुमार, जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों से की चर्चा। रायपुर में फिर बढ़े कोरोना के मरीज, कोरोना मरीजों की संख्या में आई फिर तेजी। अपनी ही सरकार की आलोचना की साय ने, नक्सल समस्या निपटाने रमन सरकार ने कुछ नहीं किया। और 40 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, बढ़ी उमस, पारे में हुई बढ़ोतरी। अब देखते हैं खबर विस्तार से। छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद स्कूल खोलने को लेकर दो मंत्रियों के अलग अलग बयान सामने आए हैं। स्कूल शिक्षा मंत्री का कहना है कि 16 जून के बाद स्कूल खोलने पर विचार किया जा सकता है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री का कहना है कि मैं बच्चों को रिस्क में डालने के मत में नहीं हूँ। छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा मंत्री डॉक्टर प्रेम साय सिंह ने कहा कि कोरोना का संक्रमण कम होने पर अब 16 जून के बाद स्कूल खोलने पर विचार कर सकते हैं। आशा से तो आकाश थमा है, आशा तो लोगों को करना ही चाहिए आशा। और जैसे अभी देखिए संक्रमण काफ़ी कुछ कम हो रहा है और परिस्थितियां ठीक रही तो निश्चित रूप से हम लोग 16 जून के बाद स्कूल खोलने पर विचार कर सकते हैं। शिक्षा मंत्री के बयान से यह लगने लगा कि छत्तीसगढ़ में जल्द ही स्कूल खुल सकते हैं, मगर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टी.एन. सिंहदेव इसके पक्ष में नहीं है। उनका कहना है कि मैं बच्चों को रिस्क में डालने के मत में नहीं हूं। उन्होंने स्कूल खोलने का समर्थन नहीं किया। टी.एन. सिंहदेव ने कहा कि तीसरी लहर में बच्चे प्रभावित होंगे, ऐसी आशंका व्यक्त की जा रही है। ऐसे में स्कूल खोलना खतरे से खाली नहीं है। सौरभ कुमार ने रायपुर जिले के कलेक्टर के रूप में पदभार ग्रहण किया। वर्तमान कलेक्टर डॉक्टर एस भारतीदासन से उन्होंने कलेक्ट्रेट में सभागार में शपथ ग्रहण किया। सौरभ कुमार 2009 बैच के भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी हैं। इससे पूर्व वे नगरपालिका निगम रायपुर में आयुक्त के रूप में अपनी सेवाएं दे रहे थे। पदभार ग्रहण करने के बाद उन्होंने जिला प्रशासन के प्रमुख अधिकारियों से चर्चा की। सौरभ कुमार ने अधिकारियों से कहा कि शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं को प्राथमिकता पूर्वक पूरा करना है। उन्होंने अधिकारियों से अपेक्षा की कि टीम भावना और समन्वय से काम करते रहेंगे। काम करने का मौका उस समय में मिला है जिस समय हमने एक ऐसी चीज से जूझ रहे थे जो हम में से किसी ने नहीं देखी थी। रोज नई चीजें आ रही थी, रोज हम खुद भी नया सीख रहे थे और उसको फील्ड में हमको एक 18 लाख की जनसंख्या वाला शहर या 25 लाख की जनसंख्या वाले जिले में इम्प्लीमेंट करना था। रोज नया हवा से चलता है, मास्क लगाना है, छूना नहीं छूना, इस सब के बीच में जो हमको कलेक्टर सर का मार्गदर्शन मिला, जो प्रॉपर गाइडेंस मिला और 100% सपोर्ट मिला है एक बहुत ही विचित्र काल में, एक बहुत ही मुश्किल काल में, जहाँ पे हम सब स्वयं कहिए या हमारे परिवार के लोग या हमारे जानने वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में कोरोना के मरीजों की संख्या आज 1285 रही। प्रदेश में हालांकि कल की तुलना में आज कोरोना मरीजों की संख्या ज्यादा रही। प्रदेश में अब कुल एक्टिव 21,090 केसेस हैं, जबकि 3,119 मरीज आज कोरोना से स्वस्थ भी हुए हैं। रायपुर में आज फिर कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी दिख रही है। रायपुर में आज सर्वाधिक 119 मरीज मिले हैं। वहीं जशपुर में 94, बस्तर में 85, सूरजपुर में 81, जांजगीर में 70 मरीज मिले हैं। रायगढ़ में आज सबसे ज्यादा 5 लोगों की मौत हुई है। वहीं रायपुर में 3, जांजगीर में 3, दुर्ग में 2, कोरबा में भी 2 और सरगुजा में भी 2 लोगों की मौत हुई है। बीजेपी के सीनियर लीडर और पूर्व सांसद नंद कुमार साय एक बार फिर सुर्खियों में है। एक बार फिर उन्होंने अपनी ही पार्टी और पूर्ववर्ती भाजपा सरकार पर नक्सल समस्या को लेकर सवाल उठाए हैं। उन्होंने नक्सल समस्या पर कहा कि मुझे ये कहने में संकोच नहीं है कि छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार के दौरान भी कोई प्रयास नहीं हुआ। नंद कुमार साय राजनांदगांव में सिलगैर की घटना को लेकर पत्रकारों से चर्चा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि प्रशासन को ग्राम सभा को भी सुनना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, ऐसा होता भी नहीं है, जिसके कारण कई बार ग्रामीण नाराज होते हैं। वहीं इसके कारण ही कई बार गोलीबारी हो जाती है, जिसके चलते कई बार पुलिसकर्मी, नक्सली और ग्रामीण भी मारे जाते हैं। सिलगैर मामले में प्रशासन की तरफ से और सरकार की तरफ से जो प्रयास अब तक नहीं हुए हैं, उस पर भी चर्चा होनी चाहिए। इसके बाद जो तथ्य सामने आए, उसका सर्वमान्य हल निकलना चाहिए। राजधानी रायपुर में 40 डिग्री के करीब पहुंचा तापमान, बढ़ी उमस, पारे में हुई बढ़ोतरी के कारण छत्तीसगढ़ के मौसम में बदलाव हुआ है। राजधानी रायपुर का अधिकतम तापमान जहां 39.5 डिग्री सेल्सियस रहा, वहां बिलासपुर का अधिकतम तापमान 40.0 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। मौसम विज्ञानियों का कहना है कि पारा चढ़ने की वजह से ही गर्मी व उमस में बढ़ोतरी हुई है।
हालांकि अब प्रदेश में नम हवाएं आ रही हैं। इसकी वजह से मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने व बारिश होने की संभावनाएं भी है। इसके साथ ही आकाशीय बिजली गिरने की भी संभावना है। पारा चढ़ने की वजह से सोमवार को दिन भर उमस काफी ज्यादा रही। हालांकि देर शाम को बादल छाने के कारण लोगों को उमस से थोड़ी राहत मिली। मौसम विभाग का भी कहना है कि अब बंगाल की खाड़ी से अब हवाएं आ रही हैं। इनके प्रभाव से हल्की बारिश भी होने के आसार हैं। छत्तीसगढ़ के मानसून प्रवेश अभी भी 13 से 15 जून तक ही संभावनाएं जताई जा रही है। मौसम विज्ञानी HP चंद्रा ने बताया कि एक द्रोणिका पूर्वी उत्तर प्रदेश से साउथ विहार गंगेटिक पश्चिम बंगाल होते हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक स्थित है। इन दिनों प्रदेश में काफी मात्रा में नम हवाएं आ रही है। इसकी वजह से ही मंगलवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में गरज चमक के साथ छींटे पड़ने व बारिश की संभावनाएं हैं। डीएड संघ नियुक्ति को लेकर मंगलवार को सीएम हाउस का घेराव करने की योजना बनाई गई थी। घेराव में डीएड बीएड के हजारों कैंडिडेट राजधानी रायपुर में जुटने वाले थे, लेकिन इसे स्थगित कर दिया गया। संघ ने ऐलान किया है कि यदि उनकी मांगें पूरी नहीं हुई तो 9 जून से भूख हड़ताल शुरू कर देंगे। दरअसल डीएड बीएड के हजारों कैंडिडेट चयन के बाद भी नियुक्ति नहीं मिलने से नाराज है। लॉकडाउन के बाद संघ की बैठक में ये निर्णय लिया गया है। कल भी शासन ने हमारी बात नहीं सुनी तो परसों से हम भूख हड़ताल करने के लिए विवश हो जाएंगे। मैं आपके चैनल के माध्यम से शासन को बता देना चाहता हूं कि हमने बहुत पहले से ही 8 तारीख का अल्टीमेटम देकर रखा था, परंतु अभी आज पर्यंत तक 14,580 शिक्षकों के भर्ती के नियुक्ति के संबंध में सरकार के द्वारा कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। अतः हम सभी चयनित बेरोजगार विवश हैं, लाचार हैं और मजबूर हैं। महासमुंद की पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को पकड़ा है जो मारुति इको वाहन से साइलेंसर की कीमती मेटल डस्ट पैलोडियम की चोरी किया करता था। इस गिरोह के 7 सदस्य पकड़ में आए हैं, जिनसे 4 लाख रुपए का कीमती धातु जब्त किया गया है। छत्तीसगढ़ राज्य में इस तरह का ये पहला मामला सामने आया है। पुलिस ने मीडिया के समक्ष आरोपियों को पेश करते हुए बताया कि मारुति इको वाहन के साइलेंसर में चलने के दौरान जो डस्ट जमा होता है उसमें कीमती धातु पैलेडियम का अंश होता है। इसी डस्ट को निकालने का काम ये गिरोह करता था। इस गिरोह का मास्टरमाइंड महासमुंद निवासी गोविंद सिंह पिता कप्तान सिंह निकला, जिसके मुताबिक उसे यूट्यूब से पता चला कि मारुति इको वाहन से साइलेंसर से कीमती धातु निकलता है। उसके गिरोह में रायपुर सहित अलग अलग शहरों के लोग शामिल हैं जो फेरी का काम करते हैं और मूलतः उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। ये गिरोह तब पकड़ में आया जब पुलिस को वाहनों के साइलेंसर की चोरी होने की शिकायतें मिलने लगी कि कुछ लोग इको वाहन जो मारुति का वाहन है उसके साइलेंसर की चोरी करते हैं और उसके कारण को हमने पता लगाया और हमारे कुछ मुखबिर हमने एक्टिव किए तो उसमें पता चला कि जो इको वाहन है मारुति का उसके साइलेंसर को जो आरोपीगण हैं वो लोग चोरी कर रहे थे और उसमें से एक मेटल डस्ट निकाला जाता है। एक साइलेंसर से लगभग 700 ग्राम मेटल डस्ट निकालते हैं और उस मेटल डस्ट से पैलेडियम नाम की एक धातु निकलती है, जिसका उपयोग ये लोग इंटरनेशनल मार्केट में बेचकर अलग अलग कार्यों में करते हैं। तो इस सूचना पर हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। इसमें कुल 7 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। अनोखी चोरी करने वाला ये गिरोह मारुति इको वाहन की तलाश में लगा रहता था। जैसे ही मौका मिलता ये कहीं भी खड़ी गाड़ी का साइलेंसर निकालते और उसमें से डस्ट निकालकर साइलेंसर वापस गाड़ी में फिट कर देते। इस पूरी प्रक्रिया में इन्हें बमुश्किल आधे घंटे का समय लगता और वाहन मालिक को इसका पता भी नहीं चलता कि उसके वाहन के साथ छेड़छाड़ की गई है। हालांकि कुछ गाड़ियों का साइलेंसर इन्होंने चोरी किया था, जिसके चलते ये पकड़ में आ गए। पुलिस ने इस गिरोह से 20 किलोग्राम पैलेडियम जब्त किया है, जिसकी कीमत लगभग 4 लाख रुपए है। गिरोह द्वारा साइलेंसर से निकाले गए डस्ट को पिघलाकर पैलेडियम तैयार किया जाता था। ये धातु सोने को कठोर करने के अलावा कई अन्य कार्यों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। लॉकडाउन का डर दिखाकर सीधे साधे लोगों से रुपयों की उगाही करने वाले 4 फर्जी पत्रकारों को ग्रामीणों ने हवालात पहुंचा दिया। सभी युवक चांपा जिले के रहने वाले हैं और पास ही स्थित कोरबा जिले के एक गांव में दूसरी बार पहुंचे और फिर से वसूली में लगे हुए थे। ये मामला कोरबा जिले के उर्गा थाने के ग्राम फरसवानी का है, जहां सैलून की दुकान चलाने वाले राकेश श्रीवास ने पुलिस को बताया कि लॉकडाउन के दौरान ही पूर्व में जब वो एक दिन अपनी दुकान में सफाई कर रहा था, तभी 2 बाइक में सवार 4 युवक पहुंचे और खुद को मीडिया कर्मी बताते हुए उसे धमकाने लगे कि तुमने लॉकडाउन के दिन दुकान खोल रखा है, तुम्हें जेल भिजवा देंगे। फंसाने की धमकी देकर युवकों ने उससे 5,000 रुपयों की मांग की। किसी तरह उसने 1,000 रुपए देकर
इनसे पीछा छुड़ाया। राकेश को पता चला कि ऐसे युवक गांव में फिर पहुंचे हुए हैं। इन्होंने एक दुकानदार और महिला मजदूर से रुपयों की वसूली की है। राकेश श्रीवास ने युवकों को पहचान लिया और फिर क्या था, ग्रामीणों ने इन्हें पकड़कर बिठाया और पुलिस को बुलाकर उनके सुपुर्द कर दिया। नहीं वापस नहीं, मैं वापस भी चाहिए मुझे पैसा। मैं FIR करूंगा तेरे नाम से। हम मारूंगा भी, सबके सामने बोल रहा हूँ, चीज दूंगा। मेरे को ना आप प्यार से बोलते कि गलत किए हो भाई तो समझ में आता। दंडित किए हो आप, और वैसे आदमी को दंडित किए हो निस्वार्थ समय भाव से अपना पेट्रोल खर्चा करा के मैं आदमी जनहित के लिए बिलासपुर रायपुर तक जाता हूँ। ऐसे इंसान से आपने पैसा लिया है ना, पैसा को रखे रख कर, समझ गए। उरगा थाना प्रभारी विजय चेलक ने बताया कि पकड़े गए चारों युवक चापा शहर के रहने वाले हैं। इनके पास से 8 ID कार्ड मिले हैं जो अखबारों और न्यूज पोर्टल के थे। पुलिस ने देर रात सभी संस्थाओं के प्रमुख लोगों से संपर्क किया। इस दौरान पता चला कि इनका भी ID कार्ड सही नहीं है। पुष्टि के बाद इन युवकों के खिलाफ धारा 384 और 34 के तहत जुर्म दर्ज किया गया है। लोग लॉकडाउन होने के कारण से कुछ जो है पत्रकार के ID रखे हुए हैं, 4 लोग थे। चारों ग्राम प्रसवानी में गए और वहाँ की किराना दुकान और कुछ एक नाई दुकान में वीडियोग्राफी करके उससे डरा धमका रहे थे कि आप हमको 5000 रुपये दीजिए, नहीं तो फिर आपको प्रेस में छाप के जेल भेज देंगे बोल के उन लोगों को डरा रहे थे। तो इसी बात पर लेके नाई दुकान वाले हैं वो 1000 रुपये और किराना दुकान वाले 4000 और एक मजदूर महिला जो है घर में अपने काम कर रहे थे, बनवा रहे थे, तो उससे 500 रुपये ऐसे करके इन लोगों ने 6900 रुपया गाँव वालों से लिए थे। जिस पर से गांव में खबर चलने पर गांव वालों ने इन सबको वहां पर बैठा लिया और रखा और पुलिस को सूचना दी, तो पुलिस मौके पर जाकर उसकी तस्दीक कार्रवाई की गई। पुलिस के मुताबिक चारों युवक लॉकडाउन के दौरान उसी तरह गांव-गांव में घूमकर लोगों से रुपयों की वसूली किया करते थे। इनमें राजेंद्र प्रसाद और सुख सागर माथुर शामिल है, जिनके खिलाफ कोरबा के पाली और जांजगीर जिले में भी अवैध वसूली का मामला दर्ज है। इनके अलावा पवन नामदे और कीर्तन पटेल भी इस गिरोह में शामिल हैं। वसूली के लिए दोबारा उसी गांव में पहुंचना इन तथाकथित पत्रकारों के लिए महंगा साबित हुआ और ये पकड़ लिए गए। छत्तीसगढ़ में जवानों ने एक बार फिर नक्सलियों के नापाक इरादों को विफल कर दिया। नक्सलियों ने चिंता गुफा इलाके में एक मार्ग में खोदकर बम लगा दिया था। सर्चिंग के दौरान जवानों को इसका पता चला तो बम को विस्फोट करके डिफ्यूज कर दिया गया। नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने की मंशा से चिंता गुफा भिज्जी सड़क पर पाइप बम लगाया था। इस निर्माणाधीन सड़क की सुरक्षा में लगे जवानों ने बम का पता लगा लिया। CRPF की 150वीं और 131वीं बटालियन के जवानों ने बम को बरामद कर मौके पर डिफ्यूज किया। जरा देखिए जवानों ने किस तरह बम को निष्क्रिय किया। छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल के नेतृत्व में चल रही सरकार में 2.5 साल का मुद्दा सच है या झूठ, इस बात को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। इस बीच वरिष्ठ मंत्री रविंद्र चौबे हफ्ते भर में लगातार तीसरी बार भूपेश बघेल के ढाल बनकर सामने आए हैं। उन्होंने फिर से कहा कि छत्तीसगढ़ में 2.5 साल का कोई भी फॉर्मूला नहीं है। भूपेश बघेल के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में स्थिर सरकार है। प्रदेश के कृषि मंत्री रविंद्र चौबे एक बार फिर 2.5 साल के फॉर्मूले पर बोले। उन्होंने कहा कि सरकार के नेतृत्व को लेकर किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि 70 विधायकों की बहुमत से बनी भूपेश बघेल की सरकार पूरी तरह है। छत्तीसगढ़ में किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में सबसे मजबूत और स्थिर सरकार 70 विधायकों के बहुमत से आदरणीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में चल रहा है। अब हाईकमांड का पूरा समर्थन आदरणीय भूपेश बघेल जी के साथ है। रविंद्र चौबे ने यह भी बताया कि सीएम भूपेश बघेल दिल्ली जा रहे हैं, जहां वे हाईकमान से मुलाकात करेंगे। रविंद्र चौबे ने कहा कि छत्तीसगढ़ में हाईकमान का समर्थन भूपेश बघेल के साथ है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी का दिल्ली जाना 2 बातें हो सकती हैं। हमारे वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात भी होगी, कांग्रेस के हाईकमान से चर्चा भी होगी और केंद्र सरकार के द्वारा जो छत्तीसगढ़ सरकार को लगातार हानि पहुंचाई जा रही है, हमारी सारी योजनाओं को लगभग रोकने जैसी साजिश हो रही है। मैं समझता हूं कि केंद्रीय मंत्रियों से भी उनकी चर्चा संभावित है। इन बातों को लेकर के माननीय मुख्यमंत्री जी
और ये तो लगातार केंद्र सरकार से चर्चा करने, हाईकमान से चर्चा करने के लिए इस प्रकार से मुख्यमंत्री जी का प्रवास होता है। अब तक की खबरों में फिलहाल इतना ही। आगे की खबरों के लिए जुड़ेंगे सिमरन कौर के साथ। मैं हूं सिमरन कौर। आइए देखते हैं आज की सुर्खियां। भिलाई में पहला ब्रीडिंग सेंटर खुलने से पुलिस दल में शामिल डॉग्स की दूसरे राज्यों से खरीदी अब पूरी तरह से बंद कर दी गई है। पिछले 2 साल के दौरान यहां 32 डॉग्स का जन्म हुआ। सबसे तेज तर्रार व समझदार बेल्जियम शेफर्ड नस्ल के डॉग्स के बच्चों को ट्रेंड करके उन्हें पुलिस दल में शामिल किया जा रहा है। पिछले 1.5 साल में इन श्वान की मदद से पुलिस ने 100 चोरी, हत्या और 66 बम के सुराग तलाशे हैं। इतना ही नहीं, अब विदेशों की तर्ज पर अपने यहाँ नशीली पदार्थों की तस्करी को पकड़ने के लिए डॉग्स को ट्रेंड किया जा रहा है, जो सूंघ कर बता देंगे कि किस जगह व किस वाहन में ऐसे सामानों की स्मगलिंग हो रही है। भिलाई 7वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के कमांडेंट विजय अग्रवाल ने बताया कि पिछले 3 साल पहले तक पुलिस दल में शामिल होने वाले श्वान की खरीदी उसके नस्ल व ज़रूरत के हिसाब से हैदराबाद, मेरठ, नागपुर समेत अन्य जगहों से की जाती थी। केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। इसको लेकर प्रदेश की राजनीति अपनी चरम सीमा पर है। बिलासपुर लोकसभा क्षेत्र के सांसद अरुण साव ने कहा कि 18 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को निःशुल्क टीकाकरण एवं गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 5 महीने का निःशुल्क राशन देने का बड़ा फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार ने लिया है। उन्होंने कहा कि 45 वर्ष से अधिक आयु के लोगों को केंद्र सरकार द्वारा निःशुल्क टीकाकरण किया जा रहा है। इसी तरह से केंद्र सरकार द्वारा गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ और देश के 80 करोड़ लोगों को 2 महीने का राशन मुफ्त में उपलब्ध कराया गया। देश के संविधान में स्वास्थ्य राज्य का विषय होने के कारण एवं विभिन्न राज्यों की मांग को देखते हुए 18+ का टीकाकरण कराने की जवाबदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई थी। 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों की अर्थात कुल 25% लोगों के टीकाकरण की जवाबदारी राज्य सरकारों को सौंपी गई थी। उक्त जवाबदारी को निभाने में छत्तीसगढ़ सरकार पूरी तरह से असफल साबित हो रही थी। टीकाकरण केंद्रों में ताला लटक रहा था। अब छत्तीसगढ़ के 18+ लोगों के भी निःशुल्क टीकाकरण की जवाबदारी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उठाने जा रहे हैं। राज्य शासन द्वारा जारी प्रशासनिक फेरबदल की खबर जैसे ही सार्वजनिक हुई, वैसे ही कोरिया जिले में जोशना और आतिशबाजी देखने को मिली। कल जारी प्रशासनिक आदेश में कोरिया कलेक्टर एसएन राठौर का ट्रांसफर आदेश जारी होते ही जिला मुख्यालय बैकुंठपुर घड़ी चौक पर जमकर आतिशबाजी हुई। आतिशबाजी की खबर सुनकर लोगों के बीच तरह तरह की चर्चाएं होने लगी। सोशल मीडिया पर भी इस घटना की जमकर ट्रोलिंग देखने को मिली, जिसमें लोग वर्तमान कांग्रेस विधायक के दबाव में कलेक्टर का ट्रांसफर होना बता रहे हैं। वहीं इस विधायक की कलेक्टर से नजदीकियां भी चर्चा का विषय हैं। प्रदेश में कुछ रियासतों के साथ जिलों को सप्ताह भर अनलॉक तो किया गया है, पर रविवार के दिन संपूर्ण लॉकडाउन का ऐलान किया गया है। लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन होने के बाद भी कई ऐसे लोग हैं जो अपनी मनमानी कर रहे हैं। ऐसी खबर कोरबा से मिली है, जहां संपूर्ण लॉकडाउन होने के बाद भी शराब दुकान के बाहर चखना दुकान लगाकर नियमों को तोड़ने वालों के खिलाफ कोरबा के जनप्रतिनिधियों का गुस्सा जमकर फूटा है। रामपुर देसी शराब दुकान के बाहर मजमा लगाने वालों को पार्षद चंद्रलोक सिंह ने डंडे की भाषा समझाई। इतना ही नहीं, उनके सामान को सड़क पर फेंकने के साथ ही पार्षद ने संपूर्ण लॉकडाउन के दौरान शराब दुकानों के खोले जाने का विरोध भी किया। प्रदेश में भारतीय प्रशासनिक सेवा के कई अफसरों को नई पदस्थापना दी गई है। बड़ी प्रशासनिक फेरबदल पर विपक्ष की बीजेपी सरकार ने सवाल उठाए हैं। नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने राज्य सरकार पर आरोप लगाया है, छत्तीसगढ़ में ट्रांसफर का आधार केवल राजनीति है। ट्रांसफर होने पर कांग्रेस कार्यकर्ता पटाखा फोड़ रहे हैं। इससे स्पष्ट होता है कि ट्रांसफर को लेकर राजनीति हो रही है। ट्रांसफर की बजाय कोरोना वैक्सीनेशन को प्राथमिकता दिया जाना चाहिए। धर्मलाल कौशिक के प्रशासनिक फेरबदल के बयान पर कांग्रेस संचार प्रमुख शैलेश नितिन त्रिवेदी ने पलटवार किया है। शैलेश नितिन त्रिवेदी ने कहा कि 15 साल तक बीजेपी शासनकाल में तबादला उद्योग चलता रहा। आज अधिकारियों की कार्यक्षमता के आधार पर ट्रांसफर हो रहा है। जिलों में प्रशासनिक जरूरतों के हिसाब से ट्रांसफर हो रहे हैं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के वर्ष 2006 बैच के अधिकारी डॉक्टर एस भारतीदासन इसके पूर्व राजधानी रायपुर सहित सूरजपुर और जांजगीर चांपा जिले के कलेक्टर के पद पर कार्य कर चुके हैं।
उन्होंने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग के संचालक, प्रबंध संचालक, मार्कफेड तथा अतिरिक्त मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ जैसे महत्वपूर्ण पदों पर रहते हुए अपने दायित्वों का कुशलतापूर्वक निर्वहन किया है। डॉक्टर एस भारतीदासन ने जनसंपर्क विभाग तथा छत्तीसगढ़ संवाद के अधिकारियों से बैठक लेकर परिचय प्राप्त किया और विभागीय गतिविधियों की जानकारी ली। कोरबा महापौर राजकिशोर प्रसाद ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों से कहा कि निगम क्षेत्र में किए जाने वाले विद्युतीकरण संबंधी कार्यों में आवश्यक गति लाएं ताकि विद्युत विहीन बस्तियों, पारों तक बिजली की सुविधा त्वरित रूप से पहुंचाई जा सके। उन्होंने कहा कि वर्षा ऋतु को देखते हुए विद्युत सप्लाई की व्यवस्था में उपेक्षित सुधार करें तथा यह देखें कि विद्युत सप्लाई निर्बाध रूप से हो ताकि आम जनता को अनावश्यक परेशानी का सामना न करना पड़े। आज महापौर प्रसाद ने विद्युत वितरण कंपनी के अधिकारियों की बैठक के दौरान दिए नगर पालिका निगम कोरबा के मुख्य प्रशासनिक भवन साकेत स्थित अपने कक्ष में महापौर प्रसाद ने विद्युत वितरण विभाग के अधिकारियों एवं निगम के विद्युत व्यवस्था से जुड़े अधिकारियों की बैठक ली। कोरोना काल में लोगों तक 35,000 पैकेट देने के लिए पूरे देश भर में रायगढ़ पुलिस और एसपी संतोष सिंह को सराहना मिली है। एसपी ने इस अभियान में साथ देने वाले सामाजिक संगठनों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। सोमवार को कंट्रोल रूम में एसपी ने ऐसे ही 77 संगठनों के सदस्यों को प्रशस्ति पत्र दिए। कोरोना काल में लॉकडाउन का पालन कराने के साथ भूखों का पेट भरने वाले एसपी संतोष सिंह के अभियान पुलिस हेल्प डेस्क को काफी सराहना मिल रही है। प्रधानमंत्री मोदी के फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि फ्री वैक्सीनेशन की घोषणा का निर्णय देरी से लिया गया है। उन्होंने कहा कि वैक्सीन की निरंतर आपूर्ति केंद्र सरकार कैसे करेगी, यही सबसे बड़ी चुनौती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने छत्तीसगढ़ विधानसभा में बजट सत्र में ही यह घोषणा कर दी थी कि छत्तीसगढ़ में हम हर व्यक्ति का फ्री वैक्सीनेशन करेंगे। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फ्रंटलाइन वर्कर और 45 वर्ष के अधिक आयु के लिए तो फ्री वैक्सीनेशन की व्यवस्था की, लेकिन जब 18 से 44 आयु वर्ग की बात आई तो उन्होंने यह राज्यों के ऊपर छोड़ दिया। तब भी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने प्रधानमंत्री से फ्री वैक्सीनेशन की मांग की थी, लेकिन उन्होंने नहीं सुना। बाद में राज्यों ने अपने खजाने से वैक्सीनेशन की व्यवस्था की। मुख्यमंत्री ने कहा कि मुख्य समस्या वैक्सीन की पूर्ति की है। हमें 1 मई से 7 जून तक छत्तीसगढ़ में केवल 9,38,530 वैक्सीन डोज ही प्राप्त हुए। ये रफ्तार वैक्सीन उपलब्ध कराने की रही है। जब वैक्सीन ही उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं तो डोज कैसे लगेंगे? उन्होंने कहा कि राज्यों पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं वो गलत हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह और भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा के विरुद्ध राजधानी के सिविल लाइंस थाने में दर्ज एफआईआर के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका पेश की गई है। डॉक्टर रमन सिंह और संबित पात्रा दोनों की ओर से पृथक याचिका अधिवक्ता विवेक शर्मा ने पेश की है। याचिका में उच्च न्यायालय से यह कहा गया है कि जिस टूल किट को लेकर अपराध दर्ज किया गया है वह सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध था और याचिकाकर्ताओं ने पब्लिक डोमेन में मौजूद उस डिजिटल अभिलेख पर टिप्पणी की है, इसलिए उनके विरुद्ध कोई अभियोग नहीं बनता। रोस्टर के अनुसार इस याचिका पर सुनवाई जस्टिस नरेंद्र व्यास कर सकते हैं। इन याचिकाओं पर सुनवाई की तिथि अभी तय नहीं है। बुलेटिन में बस इतना ही। बने रहिए डीवी लाइव छत्तीसगढ़ के साथ। नमस्कार।